ट्वीट किया और ट्वीट में ये बोला कि भैया नेटो में कौन कितना पैसा दे रहा है जरा बता दो, मैं कितना दे रहा हूं और नेटो के कंट्रीज कितने दे रहे हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप नेटो से दिल भर चुका मतलब वो पसंद नहीं कर रहे कि अब नेटो को फर्दर पैसा जाए। उनका एक मेरे पास उनका एक प्रेस इंटरेक्शन भी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये बताता है कि नेटो का फ्यूचर क्या होना चाहिए। इन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा ये है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड्स मोर money on NATO than any other country by far to protect them without getting any benefits from them. So doing, US is $999 billion. United Kingdom's उसका पैसा लिखा ही नहीं है साहब ने ट्वीट में, $90 billion, अच्छा कॉमा लगा दिया, इनकी अंग्रेजी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फ्रांस $66 billion, इटली $48 billion, पोलैंड $44 billion। ये सारी इन्होंने कहानी और 2014 से 2025 तक का इन्होंने रिकॉर्ड दिया ये पूरा, मतलब $999 billion ये इन्होंने तकरीबन 11 साल का। तो इन्होंने बोला क्या वो भी सुन लीजिए जरा। ये रहा। We win, they're going to come and help us. Okay. But you know what? Italy was very bad. Italy was very bad, and other countries, Germany was very bad. So we spend all of this money, probably 600. I think we spend 600 billion a year, right? I would say that. I think the real number. Think of that. The numbers that we spend are so crazy for NATO, and they weren't there for us. So I say to Pete and I say to everybody else, if we're spending all of this money, just hundreds of millions of dollars to protect them from Russia, mostly. Okay, so we're spending hundreds of millions of dollars a year. You know, the case could be made that we spent all of the money over the years before me. I cut it back. But listen, we spend all of this money. And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. This is not the big one. This is small potatoes. They say no, would rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might. We win, they're going to come and help us, okay? Right, sir. ये था डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कि भाई जब हमें इनकी जरूरत पड़ी है तो आए नहीं, तो हम इतना पैसा क्यों खर्च करें। अच्छा, लॉजिकल बात है, लेकिन क्या नेटो और अमेरिका का अलायंस टूटने से अमेरिका की पावर गिरेगी नहीं? ऑफ कोर्स अमेरिका लार्जेस्ट स्पेंडर है वर्ल्ड का। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तदिर खान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये ट्रंप चाहत क्या है? नेटो से अलग हो जाएं, अकेले पड़ जाएं ये? रोहित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, बोनजोर्नो। देखिए, पहले तो ये मेरी क्लास में होते ना, ये कभी पास नहीं होते। You would have got a big F। ये डेटा बिल्कुल गलत है डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने बजट डेटा, ये बजट है, डिफेंस बजट लगा हुआ है इन्होंने। ये अमेरिका का करंट डिफेंस बजट है 999। ये नहीं कि इतने पैसे इन्होंने खर्च किए। दैट इज रॉन्ग। वी हैव नॉट स्पेंट $1 trillion इन डिफेंडिंग यूरोप। पिछले, अगर आप ये सेंचुरी को ले लें, आप 2002 पिछले 26 साल कौन से जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने? इराक, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद 2 जंगें ईरान से लड़ी हैं। यूरोप के लिए क्या लड़ा? कुछ नहीं। देयर वाज नो वॉर फॉर यूरोप इन दिस सेंचुरी एट ऑल। जो यूरोप के लिए लड़े थे वो बिल क्लिंटन ने लड़ा था अबाउट कोसोवो, सर्बिया वगैरह के साथ, एंड दे वर वेरी स्मॉल, लो बजट अफेयर्स। यूरोप के लिए कुछ भी नहीं लड़ा। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्च किए हैं, $2 trillion इराक में डुबाए हैं, $2 trillion अफगानिस्तान में डुबाए हैं, यहाँ पे 300 बिलियन ऑलरेडी ईरान में डुबा चुके हैं। इजराइल पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बाइडन ने यूक्रेन को जितने भी पैसे दिए, जो कहते हैं 200 से लेकर 300 बिलियन, दैट इज इट जो गए। जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, वी आर नॉट गिविंग मनी टू यूक्रेन, उल्टा पैसे बना रहे हैं, क्योंकि यूरोपियंस खर्च कर रहे हैं पैसे और अमेरिकन हथियार खरीद रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग, जो रट है ना, वो जो आया था नेटो का जनरल सेक्रेटरी एक हफ्ता पहले
तो उसने कह के गया कि अमेरिका के 1,95,000 यानी तकरीबन 2 लाख मिलिट्री जॉब्स जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं मिलिट्री सेक्टर में, वो यूरोपियन जो शॉपिंग कर रहे हैं अमेरिका में यूक्रेन के हथियार के लिए। तो जो वेपन्स अमेरिका से खरीद कर यूरोप जो यूक्रेन को दे रहा है, उससे 2 लाख जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं अमेरिका में। दैट इज व्हाट ही इज क्लेमिंग टू से कि नेटो इज रेलेवेंट। तो व्हाट ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक्स है। 7 जुलाई को अंकारा टर्की में नेटो का समिट है। तो ही वांट्स दिस नेटो के एलाइज टू बी ऑन द डिफेंस, क्योंकि ये जाएगा तो वो कहेंगे तुम बड़े तीसमार खान निकले, जाके ईरान के साथ पंगे किए, हमने कहा मत करो और अब बेशर्मिंदा हो गए, यू हैव लॉस्ट दिस वॉर। सो ही इज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है ये नेटो लीडर्स पर ताकि उस पे अटैक होने से पहले ये उन पे अटैक। तो अब वो आएंगे डिफेंसिव मोड में कि यार ये फिर फौजें निकाल लेगा, जैसा अब वो देखिए जर्मनी से निकालने का था, पीट हेक्सिस ने पोलैंड से निकाल लिए थे, याद है आपको? आई थिंक वी टॉक्ड ऑन द शो, ही वाज सपोज्ड टू टेक इट आउट फॉर जर्मनी। वो एक गधा है, उसने पोलैंड से निकाला, फिर दूसरे दिन ट्रंप ने उसको पब्लिकली डांटा कि ये व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो फिर ऐसे सॉरी मैं जर्मनी से निकाला, 50,000 फौजें जो रिलोकेट किए। So the only country that is coming close to 5% is Poland. So they are actually very happy with Poland. तो अब ये जो ट्रंप सोच रहा है कि ये 5% खर्च करते हैं अपने डिफेंस पे, तो हमें उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा, जब वो खर्च करेंगे तो हमसे हथियार लेंगे, तो अमेरिका का डबल फायदा होगा, विच इज वॉट ही इज थिंकिंग। बट वॉट ही डज नॉट अंडरस्टैंड इज कि अमेरिका अभी भी जर्मनी और जापान को ऑक्यूपाई करता है। वी हैव ऑक्यूपाइड दिस। हमारे लाखों की फौज है भाई जापान में और 40-50 हजार जर्मनी में है। वी ऑक्यूपाई दिस टू। देखिए कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, अमेरिका का जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजर था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन अमेरिका के जो इकोनॉमिक चैलेंज आ रहा था वो आ रहा था जर्मनी और जापान से। यहाँ पे काफी फटी हुई थी कि दे विल बिकम मेजर पावर्स, इसलिए जापान का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा अमेरिका ने रीराइट किया ऑन ए डिफेंसिव बेसिस। अमेरिका के दबाव के वजह से ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है, ये ईरान, पाकिस्तान, इंडिया के लिए थोड़ी था, ये तो जर्मनी और जापान के लिए बनाया गया कि वो ना न्यूक्लियर पावर्स बन जाए, बिकॉज दे सॉ तो यहाँ पे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एक बड़ा स्लोगन था, अमेरिका एंड ब्रिटेन वन द वॉर बट जापान एंड जर्मनी वन द पीस। बिकॉज उनकी देखिए अब होंडाज कौन खरीदता है अमेरिका में? कोई अमेरिकन गाड़ी खरीदता नहीं। वी बाय होंडाज या बीएमडब्ल्यूज या मर्सिडीज या लेक्सस, यही चलाते हैं। जापान वन द इकोनॉमीज, राइट? सो दैट वाज द होल लॉजिक के नेटो वाज यूज्ड एज एन अमेरिकन मिलिट्री जस्टिस प्रेजेंस इन यूरोप। यूरोपियंस ने देखा अच्छा ठीक है हमको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन इज बिनाइन, इट इज नॉट हर्टिंग अस। तो उससे अच्छा उन्होंने अपने बजट्स काट कर, जो फॉर एग्जाम्पल जब मैं बेल्जियम गया था, मेरी तो बड़ी चिढ़ आ गई थी मेरे को। बेल्जियम ने 34 आवर्स काम करते हैं वो वीक में, और फिर वो 55-56 में रिटायर हो जाते हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर। हम यहाँ पे 44 आवर्स काम करते हैं। मैं तो 60 घंटे काम करता हूँ, मतलब मेरे कई जॉब्स हैं। मैं फुल टाइम प्रोफेसर भी हूँ, कंसल्टिंग एजेंसी चलाता हूँ, फिर मैं कॉन्वर्सेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। सो आई एम वर्किंग 50-60 आवर्स ए वीक एंड पेइंग लॉट्स ऑफ टैक्सेस। भाई मैं बेल्जियम की जीडीपी के उतना टैक्स पे करता हूँ वो फिर वो जाके वहाँ यूरोप में खर्च कर देते उनको सब्सिडाइज करने के लिए, राइट? तो अमेरिकन्स गेट इरिटेटेड। मैं तो पहली बार जब गया था आई वाज क्वाइट इरिटेटेड कि ये कुछ काम धाम करते नहीं है और हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम फौजें निकाल लें वहां से तो ये रशिया से इनकी ऐसी फटेगी कि फिर इनको डिफेंस अब जैसा दे आर स्पेंडिंग मनी नाउ। अगर आप देखें अब जो यूके में जो डिफेंस बजट का डिस्कशन चल रहा है, दे आर वेरी अपसेट कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो आर्मर्ड व्हीकल्स दिए थे यूक्रेन को, खटा रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग। So these countries can't defend themselves on their own. Can you imagine कि इटली या जर्मनी, फ्रांस ईरान से लड़ ले? They cannot, no चांस ही नहीं है, हालांकि इतनी बड़ी इकोनॉमीज है। So they have become खोखले हो गए हैं militarily. That Trump has realized.
So what he's trying to do is, मेरे ख्याल से ये extortion है. He's going to try and extort something out of the Europeans, saying डरा रहा है कि मैं चले जाऊंगा, फिर तुमको डील करना पड़ेगा, गब्बर सिंह आ जाएगा जब पुतिन के बताकर, तो पुतिन से डर के. So I कुछ think टाइम पहले खबर भी आई थी कि कुछ चाइनीज सबमरीन्स यूके के आसपास घूम रही थी, तो यूके को नेटो को बोलना पड़ा कि जरा इनको चेक करो. यूके के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी. अरे रशियन सबमरीन्स वो चैनल में से निकल गए, ये देखते रह गए, वो ऑयल के पीछे भाग रहे हैं वो. सो दीस गाइस, दीस कंट्रीज कांट डिफेंड देमसेल्फ. 1% से ग्रोथ है इनकी, एंड दे आर ह्यूज वेलफेयर स्टेट से भाई. बट ये यूरोपियंस, उनके बच्चे तो फ्री में हेल्थ केयर चल रहा है बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज गिविंग. सो दे आर ऑल वेरी प्रिविलेज्ड, और ये प्रिविलेज का मेन रीजन वाज अमेरिकन प्रोटेक्शन. बिकॉज मैं वहां पे जाके फिनलैंड गया तो मुझे इतनी हंसी आती थी फिनलैंड में. मैं बता, तुम सोते कैसे हो, किस तरफ लेटते हो? दे सेड व्हाट डू यू मीन? आई सेड इफ यू स्लीप लाइक दिस देन यू आर लुकिंग एट रशिया. कैसा नींद आएगी? देन इफ यू स्लीप लाइक दिस तो रशिया पीछे है, कैसा नींद आती तुमको? आपको पता है, पहले ही दिन ही गैस स्टेशन पे मैं रुका, वो मुझे जो पिक किया एयरपोर्ट से, उसकी गैस खत्म हो रही थी. तो अब वो एयरपोर्ट से मुझे हेलसिंकी को ले जा रहा है शहर में, टू माय होटल. तो प्रोफेसर ही स्टॉप्ड एट अ गैस स्टेशन, तो मैं भी उतर गया. तो देख रहा हूँ रशियंस ही रशियंस. तो मैंने पूछा क्या हुआ? he said हाँ, हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना यूरोपियन यूनियन रशिया पे, तो वो 2 चीजें लेने आते हैं फिनलैंड, गैस और वो चीज वगैरह. तो वो गैस स्टेशन हैव बिकम शॉप्स फॉर रशियंस. तो रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग से आप हेलसिंकी 1-2 घंटे में आ जा सकते. तो ये लोग काफी डरे हुए हैं बाय रशिया, द यूरोपियंस. अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स वाकई में विड्रॉ कर लेगा तो दे विल बी ए ह्यूज पैनिक इन यूरोप. दे विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस. और खाली पैसे खर्च करने से नहीं आते, यू हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. या तो अमेरिकन हथियार खरीदो, या आप अपने पास. अब आपको पता है वो जो जेट फाइटर जो क्रिएट कर रहे थे जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया मिलके 5.0, वो फ्लॉप हो गया. तो अब उनके लिए फंस गए, वो F-35 खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि थोड़े लोगों ने ऑर्डर्स कैंसिल किए ना. ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड की धमकी दी, तो सो दे आर स्टक. दे डोंट हैव अ 5th जनरेशन फाइटर इन यूरोप. सो आइदर दे बाय F-35 और दे इन्वेस्ट इन रिसर्च. वो तो 20 साल लग जाएंगे. हो सकता है जब तक इतनी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इट विल बी इररेलेवेंट. मुझे लगता है कि एयरफोर्स इज फिनिश्ड नाउ विद ड्रोन्स, कि आप मैन्ड एयरक्राफ्ट इज pointless. I think India is also, ये Tejas 2 वगैरह छोड़े, they should invest in making more and more sophisticated drones which are unmanned और सस्ते भी रहते. देखिए अब ये जो ईरान परेशान करके रखा हुआ है हॉर्मुज में, it is because of सस्ते drones. वो एक बाज ब्रिगेड की बात की है हमारे अभी आर्मी चीफ ने, जो अभी 1 तारीख को आए हैं. और बाज ब्रिगेड मींस कि जैसे गुरु गोविंद सिंह के हाथ पे बाज बैठ रहता था, वो बाज हर आर्मी के जवान के पास एक ड्रोन होगा. और अभी एज ऑफ नाउ ही जस्ट के फिगर्स के 2 साल पहले हमारे पास few hundred drones थे, few hundred. Today they are 50,000, and after 2 years they're going to multiply like anything. जो फिगर्स उन्होंने नहीं दी, मेरे हिसाब से 4-5 लाख के आसपास होने चाहिए. तो ये इंडिया भी इज ऑल्सो वर्किंग. एयरफोर्स रिडंडेंट तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपको दिल्ली से मारना है कहीं ईरान में, तो शायद ड्रोन इतना काम नहीं कर पाए. But it is what I'm trying to say is that it has become very common. Drones technology, water drones, underground drones, air force drones, space में भी it will be all about drones. और फिर अब रोबोट्स भी आ जाएंगे, तो दे विल बी लाइक ऑन द ग्राउंड ड्रोन्स की तरह. मतलब दे विल बी रोबोट्स, उनको ड्रोन्स ही समझिए आप, दे आर लाइक रोबोट्स एक्सटर्नली मैन. उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज कम हो जाएंगे. तो बस आज हमने 50,000 ड्रोन गिरा दिए, हमने 10,000 ड्रोन्स मारा ले, वैसा हो जाएगी बैटल्स इन द फ्यूचर, व्हिच इज आई थिंक ए गुड थिंग. लड़ लें कितने भी मशीनें, पैसे खर्च होंगे, बस जाने तो नहीं जाएंगे ना. हाँ, जान तो नहीं जाएगी. बट एक बड़ा खतरा ये है कि अगर एनिमी ने आपके ड्रोन कंट्रोल को अपने हाथ में ले, हाँ, देन यू आर गॉन. वो तो रिवर्स हो जाएंगे, फिर आपके ड्रोन आपको मारेंगे. वो तो है. फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग हुई है, अमेरिका के 13 या 15 लोग मारे गए सिर्फ 3 महीने में. अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, नो डाउट अबाउट इट. 300 बिलियन के करीब खर्च हो गए हैं. बट
the fatality is very low. Even ये जंग थोड़ी, it doesn't even qualify as a जंग. जो database है wars का, जो democracies don't go to war with each other वाला database है, तो उसमें क्या हुआ था पहले, स्वीडन I think went to war with one another country, मुझे याद नहीं आ रहा किसी के साथ, तो it was spoiling the conclusion के democracies don't go to war with each other. और एक था इंडिया की 1965 वाली, इंडिया पाकिस्तान की जंग 71. तो बाद में इन्होंने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान को डेमोक्रेसीज नहीं है कह दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी वगैरह किया था, तो दे सेड नो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी. और फिर क्या किया, स्वीडन को अवॉइड करने के लिए कहा कि कैजुअलिटीज शुड बी 1000, देन इट इज अ वॉर. 1000 लोग अगर नहीं मरते हैं तो इट इज नॉट अ जंग. तो इस तरह से वो डेटाबेस को उन्होंने इवेंचुअली कंक्लूड कर लिया कि डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर विथ ईच अदर. बट ये तो ईरानियंस मरे हैं 3500 4000 के करीब, ईरानियंस कह रहे हैं 7000, बट अमेरिका के तो सिर्फ 15 लोग मारे गए, इजराइल के 20-21 हुए हैं बस. कमिंग बैक टू नेटो सर, नेटो की जो फोर्सेस हैं, बोले तो फ्रांस की फोर्स कितनी है? दिल्ली पुलिस से थोड़ी सी ज्यादा. फ्रांस की आर्मी, ब्रिटेन की आर्मी 1,80,000 के आसपास. सर इतनी तो हमारी दिल्ली और यूपी पुलिस इससे ज्यादा है. तो इस तरीके से ये अपने आप को डिफेंड, लेथार्जिक हो गए हैं ये लोग, अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकते. दे थिंक नेटो एंड अमेरिका विल सपोर्ट इट. ये लॉन्ग टर्म में अगर चाइना रशिया दोनों इकट्ठे मिलकर के अटैक करते हैं तो ये तो नहीं संभाल पाएंगे. They can't fight alone, Russia also. तो देखिए, see this the difference. फ्रांस से बड़ी होगी दिल्ली की पुलिस, बट दे कांट फाइट फ्रांस. देखिए वो ठीक है, टैंक पंक नहीं है, पैरामिलिट्री है, मान गया. मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया की एयरफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेंच टेक्नोलॉजी, रफाल फ्रांस से आता है, so they still have independent technology. सोवियत रशियन टेक्नोलॉजी, बिकॉज राफेल फ्रांस से आता है, बाकी सारे के सारे. हाँ, but I'm saying कि we are buying their technology. They are not buying Indian jets, so they are technologically more ahead militarily. तो फ्रांस और स्वीडन tried to remain independent in spite of NATO. आपको पता है फ्रांस की न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेटो. अच्छा, नेटो, हाँ, नेटो के they will not use, France will use nuclear weapons only to protect France. अगर जर्मनी पे अटैक हो जाता है तो फ्रांस विल फाइट फॉर जर्मनी बट विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स. ओनली ब्रिटेन एंड यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स है नेटो के पास, सिर्फ ब्रिटेन और यूएस. तो बेसिकली फ्रांस का एक था कि भाई अमेरिका है तो मेरी क्या जरूरत है. तो उन्होंने, फ्रांस मेंटेन सम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसलिए उसने अपने इंडिपेंडेंट एयरफोर्स में, इंडिपेंडेंट फाइटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया. एंड स्वीडन वाज आल्सो डूइंग दैट. इसलिए स्वीडन के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी है इन मेकिंग प्लेन्स. आपने देखा होगा. हाँ, स्वीडन, हाँ, गिपेन नाम है उसका. हाँ. तो स्वीडन आल्सो हैज एडवांस टेक्नोलॉजी. टू सम एक्सटेंट ग्रेट ब्रिटेन के पास है इंजन बनाने की काबिलियत, बट दे डोंट हैव, लाइक टाइफून था बट वो सब खत्म हो गया. एक जमाने में वो जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग हैरियट्स आते थे वो भी ब्रिटेन से ही आते थे. तो बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये रशिया का यूक्रेन जंग के बाद स्वीडन गया, वो पूरा नेटो में आ गया पूरी तरह से. इट हैज लॉस्ट इट्स ऑटोनॉमी मिलिटरीली, पीछे हो गया. और फ्रांस इज स्टिल स्ट्रगलिंग, ट्राइंग टू मेक, जर्मनी से कह रहा है कि नहीं हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जर्मनी भी बातें तो बहुत कर रहा है, बट इट इज नॉट ईजी. अनलाइक से जापान इंडिपेंडेंटली बड़ी क्विकली, तेजी से इट कैन बिकम मेजर पावर अगर वो न्यूक्लियराइज हो जाता है. और लाइक 10-15 साल में जापान कैन बिकम अ मेजर पावर. ऑल दे हैव टू डू इज टू टेक ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पे जो लिमिट्स हैं कि हम ऑफेंसिव हथियार नहीं बनाएंगे, डिफेंसिव ही. इसलिए जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बट दे आर द बेस्ट शिप मेकर्स. वो 5 साल में बना ले सकते हैं, दे कैन डू इट. बट आई डोंट थिंक कि जर्मनी, बर्तानिया, इटली वगैरह ये तो दे आर नॉट केपेबल, दे विल बी डिपेंडेंट. तो बेसिकली वो आएंगे जुलाई 7 को. और तकल्लुफ भी थोड़ा रहेगा कि अमेरिका के 250th बर्थडे झगड़ा नहीं कर सकते राइट नाउ. तो दे विल बी कांग्रेचुलेटिंग ट्रम्प. और ये जो धमकी दी है उसने, ही इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन देम. सो
they should play good cops with 1 or 2 bad cops. अब वो बैड कॉप का रोल कौन अदा करता, वो है या तो मेलोनी या मैक्रॉन, नया प्राइम मिनिस्टर। मेलोनी तो पहले ही टारगेट पे लिए हुए हैं ट्रम्प को, जब से उन्होंने बोला था कि शी वाज रिक्वेस्टिंग। ट्रम्प ने कहा इटली इज द वर्स्ट। आपने सुना वो जो आप वीडियो दिखा रहे थे, उसी में वो इटली को टारगेट कर रहा था। ही इज टारगेटिंग मेलोनी, सो मेलोनी विल कम बैक। मेलोनी का शी वाज कंसिडर्ड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राइट विंग, ऑर्बान के बाद द राइट विंग प्रेसिडेंट, लेकिन वो डोमेस्टिकली थोड़ा वीक हो गई है। सो शी इज ऑल्सो, और तो मैं अभी वहाँ गया था ना, आई स्पेंड सम टाइम इन रोम अप्रैल में, तो काफ़ी डिस्कशंस मेरे हुए हैं। तो दे आर सेइंग कि पैलेस्टाइन पे शी इज़ बिगिनिंग टू रिवर्स हर पोजीशंस कंप्लीटली, इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो पैलेस्टाइन। इसराइल के खिलाफ उसने सस्पेंड कर दिए हैं काफ़ी पार्टनरशिप्स वगैरह, बट शी इज़ लूजिंग डोमेस्टिक स्ट्रीट में वो सपोर्ट। तो ट्रम्प से पंगे लेने से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। सो इट्स अ विन विन थिंग फॉर हर। सो शी इज हैप्पी कि ट्रम्प उसको जो बोलना है बोले, सिंपैथी बढ़ती है, बिकॉज इट लुक्स लाइक दिस बुली, शी इज सच अ स्वीट लिटिल गर्ल, उसको ये बुली कर रहा है। एंड देन व्हेन शी अटैक्स बैक, देन शी इज शी इज नाइटिंगेल। तो झांसी की रानी, झांसी की रानी बन जाती है। सो शी इज उसके लिए इट इज बेनिफिशियल। मैं देखा कि जो पब्लिक में जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया ट्रम्प के खिलाफ, दे वर पीपल हु वर टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट हर डोमेस्टिकली। यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिक्स तीन शहरों पे, 3 कैपिटल्स के बीच में घूमती थी, लंदन, पेरिस और बर्लिन। अब ये सडनली लंदन के एग्जिट के बाद क्या रोम और मेलोनी के टाइम पे रोम ने तो यूरोपियन यूनियन ने अच्छा अपने आप को दिखाया है। तो उनका प्रॉब्लम यह है कि ब्रसेल्स हैज बिकम वेरी स्ट्रांग ना, यूरोपियन यूनियन का एक अलग, जैसा कि वॉन्डरलैंड है। सो दीज पीपल आर आल्सो प्लेइंग, जैसा कि आप देखो G7 इज एक्चुअली G8 में वो यूरोपियन यूनियन को एक्स्ट्रा सीट देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सो विच मेरे को बहुत इरिटेट करता है। आई फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग कि यूरोप को हर चीज़ में यूरोप को प्रिविलेज देता है। अभी वो गधा यूरोप का इटली डिडंट क्वालिफाई ना वर्ल्ड कप के लिए, फीफा में नहीं है। तो ये एक चमत्कार है। तो इटली का जो कोच था, उसने ऐसी रेसिस्ट कमेंट की कि भाई अफ्रीका को 10 सीटें क्यों दी वर्ल्ड कप में, दे शुड बी लेस, दे शुड बी मोर फॉर यूरोप। देखिए 10 में से 9 अफ्रीकन टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड फीफा में। यूरोप के कई टीमें हार गई हैं, वो 14 में से पूरे 14 भी नहीं आए। दूसरी चीज ये है कि आपने टीमों को देखा है जो फ्रांस की टीम है वो सारी के सारे अफ्रीकन है, और जो डच है, हॉलैंड का जो कोच था, उसने एक ऐसी बड़ी बात कर दी थी। उसने कहा था कि दोज प्लेयर्स who failed to qualify for the Dutch team then go and play for Morocco. और मोरक्को ने उनको नॉकआउट कर दिया फ्रॉम द वर्ल्ड कप। सो ये प्रिविलेज बहुत हैं, दे लाइक टू हैव एक्स्ट्रा प्रिविलेज। तो हर जगह इनकी सीटें ज़्यादा हैं, 14 ज़्यादा टीमें फीफा वर्ल्ड कप में शुरू से दे हैव द बिगेस्ट कोटा। हालांकि लैटिन अमेरिका बहुत अच्छी टीमें आते हैं, उनको उतना कोटा नहीं है। अगर आप देखें, इंडिया डिडंट क्वालिफाई, बट इंडिया इज इन अ वेरी टफ ग्रुप एशिया में। लेकिन आपने सुना भी नहीं होगा, कराकाओ नाम की कंट्री 1.5 लाख आबादी है, दैट हैज क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप। सो यूरोपियन यूनियन में भी उनको 2 सीटें मिलती हैं, मतलब सॉरी G7 में वो आ जाते हैं हर वक्त, G20 में भी आ जाती हैं, डबल। मतलब मैक्रॉन इज ऑल्सो देयर, जर्मनी इज देयर, ब्रिटेन इज देयर, इटली इज देयर, फिर यूरोपियन यूनियन की क्या जरूरत है, राइट?